15 तारीख से छुट्टी थी, 19 तारीख तक छुट्टी थी, फिर उसके बाद 20 को जजमेंट आया था। जब बेल, इससे पहले जब सेशंस कोर्ट में मामला था तो जजमेंट कोर्ट ने रिजर्व कर लिया था, क्योंकि जब कोर्ट जजमेंट देती है तो आर्गूमेंट का भी उसमें जिक्र होता है, लीगल रीजनिंग क्या रही, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें क्या दी गई, इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन पॉइंट टू पॉइंट किया रहता है। तो उसमें थोड़ा वक्त रहता है। हो सकता है कि अगर आर्गूमेंट पूरा हो भी जाए, जिसकी हालांकि संभावना कम है, तो भी जजमेंट आ जाना काफ़ी संशयपूर्ण है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, इन तमाम बातों को, इन तमाम विश्लेषणों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबरों की बात करते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि किसान रैली के दौरान हजारों की संख्या में किसान वहां मौजूद थे, लेकिन चश्मदीद गवाह सिर्फ 26 क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि लखीमपुर मामले में कुल 68 गवाहों में से 30 के बयान अभी तक धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं। इसमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं। साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि पुलिस के पास लखीमपुर हिंसा के कुछ वीडियो हैं, जिन्हें पुष्टि के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, और इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि लैब जल्दी से जल्दी इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करे। साल्वे की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि गवाहों को सुरक्षा दी गई है। श्याम सुंदर और एक पत्रकार की मौत के मामले में भी कोर्ट के सामने मामला रखा गया। कोर्ट ने उनकी शिकायत पर भी राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी मौजूद हैं। विकास, क्या कुछ आज कोर्ट से निकल कर आया है इस पूरे मामले में, क्योंकि कहा जा रहा था कि राज्य सरकार स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी? बिल्कुल ओम प्रकाश, यहाँ पर 2-3 बातें जो कोर्ट ने मुख्य तौर पर उठाई हैं। पहला ये कि जब वहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी थे, जैसा कि खुद पुलिस की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो कहती है, तो चश्मदीदों की संख्या 23 ही क्यों है, इससे ज्यादा चश्मदीद जुटाने चाहिए अभियोजन पक्ष को। पहली बात तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कही है, क्योंकि कई ऐसे लोग इसमें होंगे। 23 में कोर्ट ने कहा कि 23 संख्या में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो दावा जरूर कर रहे हैं कि वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, लेकिन शायद उनको फर्स्ट हैंड अकाउंट जिसको हम बोलते हैं वो उनके पास नहीं है। इसलिए पुलिस को और इस बात की संभावनाएं तलाशनी चाहिए कि वहां पर जितने लोग थे उनमें से और असली चश्मदीद गवाह जो हैं उनके भी बयान दर्ज कराए। दूसरी बात कोर्ट ने यहाँ पर यह कही कि जो आइडेंटिफिकेशन आरोपियों का है वो भी काफी आसान होना चाहिए पुलिस के लिए, इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रदर्शनकारी थे वो स्थानीय थे। अगर पुलिस उनसे बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो वो लोग ये साफ बता पाएंगे कि कौन कौन लोग वहां पर जो उपस्थित थे वो स्थानीय लोग नहीं थे, और इन लोगों के आरोपी होने की संभावना ज्यादा होगी। तो एक पहलू ये है जिस पर पुलिस को काम करना चाहिए। तीसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि वो खुद फॉरेंसिक लैब्स को डायरेक्शन कोर्ट देगा कि वो जल्द से जल्द जिन वीडियोस की बात हरीश साल्वे कर रहे थे, उन वीडियोस की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये लैब्स जल्द से जल्द तैयार करें। कोर्ट ने ये कहा है कि वो खुद इस बारे में एक डायरेक्शन जारी करेगा। तो जब औपचारिक आदेश आज शाम तक जब आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, तो उम्मीद यही है कि वो लैब्स को भी एक टाइम बाउंड मैनर में, यानी समय कुछ कोर्ट देगा कि आप जल्द से जल्द इन सारे वीडियोस की जांच कीजिए और ये बताएं जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट उसकी सामने आती है उसके बारे में कोर्ट को बताएं। तो अब ये पूरा मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? कोर्ट की कार्रवाई की अगर बात करें तो अब क्या नजरें किस पे होगी? ओम प्रकाश, यहाँ पर एक बात आज जो नहीं हुई, जो कि पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि वो एजेंसी, कौन सी एजेंसी जांच करे, इसको लेकर भी कोर्ट ने ये ओपन रखा था। ये पूरा मामला जो ओपन रखा था उस पर आज ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अगर कोर्ट ने आज जितनी बातें कही हैं तो ऐसा लगता है कि वो एजेंसी शायद ना बदले इस तरह का, क्योंकि आज कोई भी इशारा कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया। कोर्ट ने यूपी पुलिस को सुझाव जरूर दिए कि क्या क्या चीजें अभी तक कोर्ट को लगता है कि वो की जानी चाहिए। तो 8 नवंबर को जब ये सारी बातें कोर्ट के सामने आएंगी, क्या यूपी पुलिस क्या नए चश्मदीद गवाह जो वहां पर मौजूद थे उनकी संख्या बढ़ाएगी? आरोपियों की संख्या फिलहाल 16 है, क्या प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद इनकी तादाद भी बढ़ सकती है? और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट क्या आती है? वो वीडियोस वहीं के थे, उसी दिन के थे, ये क्योंकि कई वीडियो क्लिप्स हैं इसीलिए फॉरेंसिक जांच जरूरी है। तो ये सारे विषय अगली सुनवाई पर साफ होंगे। और जो एक मसला कोर्ट ने खुला रखा था, ओपन रखा था कि
क्या यूपी पुलिस ही जांच जारी रखेगी, उस पर भी अगली सुनवाई पर ही अब कुछ किसी तरह का संकेत या स्पष्टीकरण मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब नजरें अन्य राष्ट्रीय खबरों। जम्मू कश्मीर के दौरे के समापन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री ने पौधारोपण भी किया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के साजो सामान का भी निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रही है, हम इसे सहन नहीं करेंगे, ये मानवता के खिलाफ है। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमा त्यागी श्रीनगर से जुड़ रही हैं। रमा, सबसे पहले यही कि एक साफ संदेश गृह मंत्री के इस पूरे दौरे से जाता है, वो कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ सरकार खड़ी है। क्या ये सही कहना होगा? बिल्कुल सही आपने कहा है ओपी, एक साफ और स्पष्ट संदेश है कि आवाम के साथ सरकार बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। न केवल खड़ी हुई है बल्कि आवाम के हित के लिए जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर उनमें कोई कमी है तो आवाम से ही उसकी जो राय मशवरा है वो लिया जा रहा है कि किस तरह से सरकार उनके लिए क्या काम कर सकती है। और बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि गृह मंत्री खुद जो हैं लोगों के पास गए, खुद बात की, हर तबके से बात की। उन्होंने जवानों से भी बात की, किसानों से भी बात की, युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक संपर्क स्थापित किया। अपने दौरे के पहले दिन ही गृह मंत्री यहाँ पर आए, यहाँ पर जो युवा थे, यूथ क्लब के जो डेलीगेशंस थे उनसे बात की। करीब 45,000 के करीब युवा जम्मू कश्मीर से जुड़े थे, कुछ श्रीनगर से थे और बाकी सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। और गृह मंत्री ने जिस तरह से उनसे बातचीत की वो अपने आप में बहुत ही देखने लायक था। वो अपने आप में बहुत कुछ समझाता था, बहुत कुछ समझने लायक था कि किस तरह से जो सरकार है, शीर्ष नेतृत्व है, वो जो युवा हैं, जो भविष्य कहे जाते हैं यहाँ का, उनसे संपर्क स्थापित कर रहा है। उन्होंने यूथ क्लब्स के बारे में पूछा, उनके प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं आप बताइए कि आपके यहाँ चल रही हैं, आपने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। युवाओं ने बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी स्किलिंग हुई, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा मिलना भी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं हुआ है, अगर कोई कंप्लेन है तो क्या आप प्रशासनिक अधिकारी के पास गए हैं, अगर आपने कंप्लेन की है तो क्या प्रशासनिक अधिकारी ने आपकी कंप्लेन को सुना है। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि और बताइए और क्या कुछ किया जा सकता है आपके यहाँ के लिए। तो एक जो ये कनेक्ट है ये ओपी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है जब एक विश्वास बहाली की बात होती है, विश्वास हासिल करने की बात होती है और उसके बाद विकास का एक रास्ता दिखाने की बात होती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 70 सालों से लगातार दिग्भ्रमित उसे किया गया, उसे कोई फ्यूचर नहीं दिखाया गया और उसके बाद जो हाल था वो यहाँ पर जैसा था वो सबके सामने था। गृह मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया कि 370 के बाद किस तरह से बिना कोई रक्तपात हुए, बिना कोई गोली चले
पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। जो 370 के माध्यम से विकास के बहुत बड़े अवरोध थे उनको उठाया गया। कुछ दिनों के लिए जो बंद रखा गया, जो इंटरनेट बंद रखा गया, उसकी क्या वजह थी वो भी उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में 3 परिवारों को यहाँ पर राज रहा और उसमें 40,000 से ज़्यादा नागरिकों की यहाँ पर जान गई। लेकिन 370 के बाद, इस सरकार के आने के बाद जिस तरह से यहाँ पर एक शांति की शुरुआत हुई है, कोई खून खराबा नहीं हुआ, जिस तरह से आगे बढ़ा गया। अगर उस वक्त इंटरनेट बंद ना किया गया होता, अगर उस वक्त कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट ना की गई होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके बाद बहुत सारी विकास परियोजनाओं का उन्होंने अनावरण भी किया और उसके साथ जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनसे भी लोगों को अवेयर कराया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जो परियोजनाएं हैं उनकी जानकारी आम लोगों को हो, तो किस तरह से वो उनका फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर बिजली की योजना हो, हर घर जल की योजना हो, आंकड़ों के साथ उन्होंने आम लोगों को समझाया कि पहले क्या हुआ था और अब जो है 370 के बाद या इस सरकार के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कितनी तेज गति से हुआ है और लोगों के लिए किस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी गृह मंत्री गए। खीर भवानी मंदिर गए जो यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इसके अलावा अन्य भी यहाँ पर 75 से ज़्यादा सूफी संतों से गृह मंत्री मिले, क्योंकि सूफी संत होते हैं, शांति के वाहक होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आम जनता से कनेक्ट में उनकी राय की बात की जाती है। वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को समझा भी और समझाया भी। इसके अलावा गृह मंत्री यहाँ पर जम्मू गए। जम्मू में वहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं का अनावरण तो उन्होंने किया ही, जवानों से बात की, बॉर्डर पर वो खुद गए और वहाँ पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये बताना कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने जवानों को दिया कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जब सरकार डायरेक्ट आपसे संपर्क में है तब आप देखिए कि कितना हौसला बुलंद होता है और कितना एक विश्वास आता है। और जो विकास की एक बात है वो एक धारणा नहीं होती, वो जमीनी स्तर पर उतरती हुई दिखाई देती है। उसके बाद गृह मंत्री फिर से श्रीनगर आए। यहाँ पर उनके कार्यक्रम रहे। टूरिज्म यहाँ की बैकबोन है, टूरिज्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद यहाँ पर भी सीआरपीएफ के उस स्थान पर गए, उस चौकी पर गए जो काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है, लेथपुरा, जहाँ पर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, कायराना हमला हुआ था आतंकवादियों का। उसके बाद वहाँ पर जवानों का हौसला कैसा है, उनका जज्बा कैसा है, किस तरह का उनका कॉन्फिडेंस है, क्या कुछ उनको ज़रूरत है, जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं उन तक पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं। जवानों के साथ पहली बार हमें जवानों ने बताया कि पहली बार इतिहास में और उनकी नौकरी में उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में पहला मौका ये आया है कि गृह मंत्री हमारे साथ आके बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे साथ समय बिता रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक जवान से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया कि गृह मंत्री मेरे सामने बैठे। मुझे लगता था सरकार अभी तक दफ्तरों में बैठती है, लेकिन सरकार हमारे पास खुद चलकर आ रही है। जज्बा तो हम में है, लेकिन इस जज्बे में अब और ज्यादा उड़ान भर गई है और ज्यादा बल आ गया है। बिल्कुल रमा, एक तरह से आपने पूरी यात्रा को एक तरह से उसका सारांश दिया है, उसके संदेश को सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश, चाहे विकास की बात हो, सुरक्षा स्थितियों की बात हो, आम लोगों के साथ जुड़ने की बात हो। मिड डे प्राइम में यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की थीम है स्वतंत्र भारत एट 75, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। इस मौके पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पाटिल ने अपने कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता की शपथ दिलाई।
हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने ईमानदारी और नैतिकता की परंपरा को स्थापित किया है। राष्ट्र के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम इन आदर्शों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सतर्क रहे। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध रहने हेतु साथ लाते हुए हमारे आदर्शों से जोड़े रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी। और उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत सभी नागरिकों का सपना है और ऐसे सपने को केवल सबकी भागीदारी से पूरा किया जा सकता है। जबकि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हर नागरिक अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को अपनाएगा। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सभी नागरिकों और हितधारक बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और अब तक की यात्रा में पथ प्रदर्शक रहे आदर्शों को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता दोहराने के साथ आने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार से लड़ने में केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रयासों को सराहा और सतर्कता जागरूकता सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल करता है। भारत का जन सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में स्वतंत्र भारत एट 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता का चयन प्रशंसनीय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश गत 7 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है। आज समयानुकूल और शुचितापूर्ण व्यवस्थाएं लोगों की जिंदगी को आसान बना रही हैं। देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए जिस तरह तकनीक और नागरिकों की सत्यनिष्ठा को ताकत बनाया है, उसने सामान्य जन का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाया है। आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर भरोसा करती है। पारदर्शी और सहज व्यवस्थाओं के कारण देश के जन जन में ये भरोसा भी कायम हुआ है कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। आज़ादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। अमृतकाल में हम सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है, राष्ट्र प्रथम। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का ये आयोजन एक बेहतर भविष्य के लिए जीवन में, विशेषकर सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को इस पहल और भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आप देख सकते हैं हमारा खास मुलाकात आज शाम 7 बजे डीडी न्यूज़ पर।
नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता तो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके आए। प्रदेश के अंदर आज़ादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया, क्या कर रहे थे ये लोग? 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे। हमने बिजली का कनेक्शन उनको फ्री में दिया। किसानों की हितों के लिए कार्य अगर किसी ने किया है तो आज़ादी के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब देखते हैं खेल जगत की खबरें खेल प्राइम में। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी गौरव अब मौजूद हैं। गौरव, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे आईसीसी T20 विश्व कप के साथ, जहां पर रोमांच जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की रणभूमि में 4 महारथी उतरेंगे। आईसीसी T20 विश्व कप में आज पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना वेस्टइंडीज की टीम से दुबई में होगा। दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मैच में करारी शिकस्त झेली। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेंगी। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अब तक दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच कुल 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें 9 में प्रोटियास टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी तरफ कैरिबियाई टीम ने 6 मैचों में बाजी मारी है। वहीं T20 विश्व कप में दोनों टीमें कुल 3 बार आपस में भिड़ी हैं, जिसमें 2 बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की। वहीं वेस्टइंडीज को सिर्फ 1 बार ही जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया था, जिसका खामियाजा उन्हें मैच हारकर भुगतना पड़ा। वहीं डिकॉक और बाबुमा की सलामी जोड़ी ने निराश किया। हालांकि एडन मार्कराम ने अच्छी पारी खेली थी। गेंदबाजी में एंड्रिक नॉर्किया ने अपनी गति और अच्छी लेंथ से प्रभावित किया है। उनके अलावा अन्य गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से शारजाह में होगा। पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में भारत को 10 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम पहले मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतर नजर आई। गेंदबाजी में जहां शाहीन अफरीदी का दम देखने को मिला, वहीं बल्लेबाजी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी बेहद खतरनाक दिखी। T20 अंतर्राष्ट्रीय में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक 24 बार आपस में भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 14 में पाकिस्तान तो वहीं 10 में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। T20 विश्व कप में भी पाकिस्तान का दबदबा देखने को मिला है न्यूजीलैंड पर देखने को मिला, जहां पर इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें 5 बार भिड़ी, जिसमें 3 बार पाकिस्तान ने जीत दर्ज की। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को केवल 2 ही में ही जीत मिली। वहीं आईपीएल 2022 में 8 टीमों के अलावा 2 नई टीमें भी खेलती हुई दिखाई देंगी। ये 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें होंगी। ऑक्शन में अहमदाबाद को सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपए, जबकि लखनऊ को आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी दोनों टीमों से बीसीसीआई को लगभग 12,715 करोड़ रुपए मिले। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि लीग में 10 टीमें होंगी। 2011 में भी आईपीएल में 10 टीमें खेली थीं। उस वक्त कोची टस्कर्स, केरला और पुणे वॉरियर्स नाम की फ्रेंचाइजी लीग का हिस्सा बनी थी। आईपीएल की 2 नई टीमों के लिए रेस में 6 शहर शामिल थे। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की, जहां बेलग्रेड में खेली जा रही AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज आकाश सांगवान ने 67 किलोग्राम के पहले मुकाबले में तुर्की के फुरकान एडमपर पाशून की आसान जीत दर्ज की। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन फुरकान का अगला मुकाबला जर्मनी के डेनियल क्रोटर से होगा, जिन्हें पहले दौर में बाई मिला है। कल रात खेले गए मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज ने शुरुआत से ही एडम पर दबदबा बनाकर एक तरफा जीत हासिल की। इससे पहले रोहित मोर ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में इक्वाडोर के जीन कैसेडो को 5-0 से हराया। उनका अगला मुकाबला बोर्किया
तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी ओपी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के आज के सफर में इतना ही। अब बने रहें खबरों के लिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होती। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके आए हैं। प्रदेश के अंदर आजादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया, क्या कर रहे थे ये लोग? 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे। हमने बिजली का कनेक्शन उनको फ्री में दिया। किसानों की हितों के लिए कार्य अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice